देखिए बेटा, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर नहीं है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हो, जिनका मकसद ट्रेडिंग करना नहीं होता, व्यापार करना नहीं होता। नॉन प्रॉफिट, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है ना। और या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर नहीं है? मतलब इन्हें हम शॉर्ट में एनपीओ, एनजीओ कह सकते हैं। क्लियर ही नहीं है? एनटीओ कह लो, नॉन प्रॉफिट नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो सर मकसद क्या होता है? देखो बेटा, मकसद इनका होता है सोशल वेलफेयर। क्या मकसद होता है? सोशल वेलफेयर, समाज का किसी भी क्षेत्र में कल्याण करना। समाज कल्याण करना, समाज कल्याण करने मतलब किसी भी क्षेत्र में, हाँ है ना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, मतलब बहुत सारे इश्यूज है समाज के उसके, चाहे वो खाने का भी एक क्षेत्र है, हाँ है ना, मतलब कि अगर लोगों के पास खाना नहीं है, खाने की कमी है, तो अनाज बांट रहे हैं, या फिर राधा रानी की रसोई लगा रहे हैं, सुबह शाम का खाना फ्री में बांट रहे हैं, या फिर रिक्शा वालों के लिए जो बहुत कम अमाउंट कमाते हैं उन्हें 5-5 रुपये में थाली दे रहे हैं। ये एनजीओ का ही काम है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या हेल्थ एजुकेशन में हॉस्पिटल खोल दिया, स्कूल खोल दिया, ये सब सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सोशल वेलफेयर जो है वो बिना इसके तो होगा ही नहीं। सही बात है, नहीं है? हाँ ये ना, बिना इसके तो होगा ही नहीं। तो इनका सेकेंडरी पर्पस ये हो सकता है, प्राइमरी पर्पस ये नहीं है। प्राइमरी पर्पस ये दिखाते हैं कि हमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है, इसलिए हमें पैसा चाहिए। हाँ ये ना, ये नहीं कहते हम बच्चों को पढ़ा के पैसा कमाएंगे, नहीं, ये कहते हैं कि हमें बच्चों को फ्री शिक्षा देनी है, इसलिए हम सोसाइटी से पैसा मांग रहे हैं। क्लियर ही नहीं है? हाँ ये ना, मतलब दान दक्षिणा मांग रहे हैं। क्लियर ही नहीं है? इनका सेकेंडरी पर्पस ही हो सकता है, बट प्राइमरी पर्पस ये नहीं है। अब जैसे अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी एग्जांपल दूंगा, टाटा कंपनी का देता हूँ। टाटा कोई कंपनी नहीं है, पहले टाटा एक ट्रस्ट है। टाटा एक ट्रस्ट है, मतलब एक एनजीओ है, उसके अंदर सारी कंपनियां खुली हुई हैं। ये मतलब इन कंपनियों का मालिक कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक ट्रस्ट है, एक एनजीओ इनका मालिक है। हाँ है ना। उस एनजीओ का मकसद क्या था? टू सर्व पीपल, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। टाटा ट्रस्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब टाटा अपने एम्प्लॉय के लिए मरता है बेसिकली टाटा का मकसद क्या है कि बेसिकली कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे, हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, उसमें काम धंधा करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। काम धंधा आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनकी जीवन मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो उनका मकसद ये है। क्लियर ही नहीं है? टाटा ट्रस्ट का, इसे टाटा ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट बना, उसके अंदर कंपनी बनी, प्रोजेक्ट बने, प्रोजेक्ट में लोगों को लगाया गया, काम धंधा बनाया गया, लोगों को सैलरी पेड की गई, ये मकसद है। अब एक एग्जाम्पल दे दो, पतंजलि। पतंजलि अपने आप में कंपनी है नहीं, पहले वो ट्रस्ट है, उसके अंदर कंपनी है। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? ठीक है। उसका पर्पस क्या है? स्वदेशी अपनाओ, घर का पैसा घर में रखो, बाहर मत जाने दो। हाँ है ना। अब तुम कहोगे भैया ये तो एनजीओ है पतंजलि, ठीक है, तो ये तो व्यापार कर रहा है, बट पर्पस क्या है उसका? स्वदेशी का, कि मैं होम प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं घर में प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना। मतलब आप ऐसा मानो एक बिजनेस करने का दूसरा तरीका है, मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, व्यापार करने का दूसरा तरीका है कि नहीं है। जैसे अब मैं बोलूँ एविस स्मार्ट स्टडी है, ये तो कंपनी है भाई, इसे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एविस स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बात समझो हिंदी में, ठीक है। इस कंपनी यानी कि धंधा इनकी पर्पस क्या है? बच्चे पढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे, बात खत्म। पर्पस क्या हो गया? पैसा। लेकिन अब तुम एक काम करो,
परसेप्शन चेंज कर दूं। एफ स्मार्ट स्टडी एक एनजीओ है। देखो जी, चैरिटी में हम तो बस पढ़ा रहे हैं, आप जैसे लोगों से ही ये संस्था चल पाती है। साल के 500 बच्चे हो जाते हैं, अगर थोड़ा सपोर्ट लग जाए 5-6 लाख रुपए का तो हो जाएगा, थोड़ा सा संस्था चल जाएगी। क्लियर ही नहीं है, टीचरों की सैलरी चली जाएगी। आप समझ गए मेरी बातों को? आप ये एक परसेप्शन है, हाँ है ना। दूसरा समझो, या फिर मैं ये कह दूं कि एफ स्मार्ट स्टडी एक ट्रस्ट है, यहाँ पर कोचिंग पढ़ाई जाती है लेकिन लो कॉस्ट पर, सबसे कम फीस पर, ऐसा बोल दूं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, नाम सुना है इसका? सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये मालिक है चौधरी छबिलदास का। हाँ ठीक है, तो क्या है, वो चौधरी छबिलदास का मालिक है, उस ट्रस्ट के अंदर स्कूल खोला गया है। क्लियर ही नहीं है? वो जितनी भी स्कूल की फीस होती है वो ट्रस्ट का अमाउंट होता है, समझ गए? आप जो फीस देते हो तो यू आर नॉट गिविंग फीस, यू आर डोनेटिंग अमाउंट एवरी मंथ। क्लियर है? और उस अमाउंट से टीचर को पे किया जाता है कि भाई तुमसे फीस ले रहे हैं, पे कर रहे हैं टीचरों को। क्लियर नहीं है? हमने ये एनजीओ बनाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए और पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, हाँ है ना। उसमें कोटा फिक्स कर देते होंगे कि इतना बच्चा हम कम फीस में पढ़ाएंगे या फ्री पढ़ाएंगे, बात खत्म हो जाती है। मतलब ऐसे मॉडल्स बनते हैं, ऐसे मॉडल्स बाकायदा बनते हैं कि देखो जिनकी हैसियत उनसे लेंगे, जिनकी हैसियत नहीं है उनसे नहीं लेंगे, हाँ है ना। लेकिन जिनसे लेंगे उनसे उसके बराबर का ले लेंगे, फ्री वाले बच्चे का भी ले लेंगे उनसे। क्लियर ही नहीं है? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मॉडल्स होते हैं एनजीओ के, अलग 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 अलग। मतलब कुल मिला के अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट दिखाकर आप धंधा कर रहे हो। ये एनजीओ की एक परसेप्शन है, मैं आपको एक रियल मीनिंग बता रहा हूँ। हालांकि एनजीओ का पर्पस तो अगर शब्दावली में डालूंगा तो वही है, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण करना। समाज कल्याण तो कर ही रहे हैं, समाज कल्याण तो मैं भी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं धंधा करके बोल रहा हूँ, मैं मुंह पर बोल रहा हूँ कि मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हो गई? मैं सोशल एक्टिविस्ट बनकर एक नकाब ओढ़कर धंधा नहीं कर रहा। मेरी बात समझ गए? आया सही भी नहीं आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यही होता है एनजीओ का पर्पस इंडिया में, यही है कि सोशल एक्टिविस्ट बन के धंधा करो, हाँ है ना। समाज कल्याण, समाज सेवी बन के क्या करो, धंधा करो, बिजनेस करो। हाँ, नॉन प्रॉफिट, नॉन गेनिंग, नॉन गवर्नमेंट, ये की बात है एनजीओ का मतलब। क्लियर ही नहीं है? आया? आगे बढ़े? क्लियर है? ठीक है। अब देखो तुम्हें इसमें सीखना क्या है। देखो मेरे बच्चों, तुम्हें सीखना है इसके अंदर क्या, फाइनल अकाउंट्स। भैया अभी तो तुमने फाइनल अकाउंट सिखाया था, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर फाइनल अकाउंट सीखना है। एनजीओ के फाइनल अकाउंट, एनपीओ के फाइनल अकाउंट जो तुमने सीखा है ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो कि तुम अभी जो पढ़ के आ रहे हो, जस्ट अभी वो पढ़ के आ रहे हो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ के आ रहे हो? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के आ रहे हो। मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के आ रहे हो, क्लियर ही नहीं है? अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप इसके फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल, अरे बोलो हाँ, ये ना, या मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, वॉट एवर, कुछ भी कह सकते हो। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिनका मकसद प्रॉफिट कमाने का होता है। इससे तुम क्या निकालते थे? प्रॉफिट या लॉस। और दूसरी चीज क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। बेटा मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन अगर मैं यही बात बोलूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है क्योंकि मेरा पर्पस प्रॉफिट या लॉस कमाना, धंधा करना नहीं है, मैं अपने अकाउंट का नाम प्रॉफिट लॉस दूंगा भी नहीं। ये क्या देते हैं नाम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं? अब बुद्धि तो लगाओ यार। दीदी, ओ दीदी,
ट्रेडिंग पीरियड के अंदर भी तुम क्या दिखाती थी, इनकम एक्सपेंस दिखाती थी, बोलो आइए ना। बट ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूँगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये मेरा मकसद ही प्रॉफिट लॉस कमाना नहीं है, मैं धंधा नहीं कर रहा, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नाम दूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये नाम देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने देखा हो कई सोसाइटी के अंदर RW बनी होती है, RW ये होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, NGO होते हैं, वो सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए लोगों से पैसे लेते हैं, बोलो आइए ना। और जब सोसाइटी के लोगों को ही बकायदा लोगों को साल भर का इनकम एक्सपेंडिचर भेज देते हैं, ये देखो जी ये इनकम हुई है, ये सोसाइटी से कलेक्शन आया है और ये खर्चा हुआ है, हर घर में भेजा जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। आया देखिए, तो क्योंकि अब इनका मकसद प्रॉफिट लॉस कमाना नहीं है तो नाम भी नहीं देंगे वैसे ये, जबकि मकसद वही है ये वही, नाम बदल दिया बस, इनकम एक्सपेंस दिखाएंगे ये भी। आया, क्लियर है? अच्छा जी, और सुनो, ये प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, समझ गए, ये लॉस को लॉस नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट को बोल देंगे क्या, सरप्लस, और लॉस को क्या बोल देंगे, डेफिसिट। नाम चेंज कर रहे हैं, बात काम सोच वही है, समझ गए। हाँ, बैलेंस शीट दो, बैलेंस शीट ही रहेगी, पोजीशनिंग आया से में नहीं आया, बैलेंस शीट दो, बैलेंस शीट ही रहेगी। बट एक बात और समझना, एक तीसरी चीज जो आपको बतानी जरूरी है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं, कैश बुक। क्या बनाते हैं, ये कैश बुक ना बना के क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोले फटाफट तो आइए ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। ये कैश बुक नहीं बनाते, जबकि बताऊँ कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट है कुछ नहीं, दोनों में क्या होता है, पैसे का आना जाना ही होता है। बट ये भी ध्यान रखना, या कैश बुक बनती है या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। आपके मन में सवाल आएगा, सर ये बिल्कुल भी नहीं बनाते कैश बुक। बेटा देखो, अगर किसी NGO के अंदर ना बहुत ज़्यादा लेवल पे पैसे का इनकमिंग एंड आउट गोइंग है तो वो कैश बुक बनाएगा, जनरली नहीं बनता, क्लियर नहीं है, क्योंकि NGO में नॉर्मल अमाउंट ही सर्कुलेट होती है, मतलब गिनी चुनी ट्रांजेक्शन नहीं आती और गिनी चुनी ट्रांजेक्शन ही जाती हैं, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, बल्किनेस है, हाँ है ना, बहुत ज़्यादा पैसे का आना जाना है, तो फिर रिसिप्ट पेमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर भी कैश बुक बनानी पड़ेगी। बट फॉर किताबी ज्ञान के लिए अभी मान लो कि जहाँ ये कैश बुक बोलते हैं वहीं से क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आया सही में नहीं आया? तो भैया अब ये बताओ, जब फाइनल अकाउंट बनाना है तो ये तो फिर वैसे ही उसी पैटर्न बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको क्या मिलता था, ट्रायल बैलेंस मिलता था, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर तुम ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट बनाते तो बैलेंस शीट बनाते थे, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर भी मिल सकता है, और उसी ट्रायल बैलेंस के बेस पर तुम क्या बना दोगे, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दोगे, बोलो हाँ ये ना। लेकिन मुझे बताओ, इधर भी ट्रायल बैलेंस, इधर भी ट्रायल बैलेंस, जब काम एक जैसा होना होगा तो नया क्या सीखा, कुछ सीखा नहीं सीखा। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली तुम्हें ट्रायल बैलेंस मिलने वाला, तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मिलेगा, तुम्हें उसके बेस पे ये बनाना है। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। दीदी क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। जो ये वाला चैप्टर था जो तुम करके आ रहे हो, इसमें तुम्हें ट्रायल बैलेंस मिलेगा, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर ट्रेडिंग पीरियड बना दोगे। यहाँ पे तुम्हें रिसिप्ट, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर ट्रायल बैलेंस मिलने लगा तो फिर कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। नया क्या सीखा तुमने, कुछ नहीं सीखा नया। तो नया सिखाने के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, रिसिप्ट पेमेंट, और उसके बेस पर तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो फटाफट, हाँ या ना। क्लियर है? चलो क्लियर है। तो जो मेरा लेक्चर शुरू होता है ना, वो लेक्चर यहां से शुरू होता है। अब देखो, पहले मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देता हूं किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। क्लियर है बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। क्लियर ही नहीं है? हमारे सारा समय बच जाता अगर ये लैपटॉप मेरा खराब नहीं होता। समझ गए? ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती, बहुत जल्दी होता हमारे ये।
क्लियर है, टाइम सेविंग बहुत होती है हमारी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड, वो तो तुम्हें क्लियर ही हो गया, अरे क्लियर है, फॉर दी ईयर एंडेड लिख दोगे। ठीक है बेटा, ये डेबिट साइड, ये क्लियर है, ये रिसिप्ट्स पर्टिकुलर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई, अरे बोलो बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। देखो कैश बुक एक डे बुक होती है, क्या होती है, कैश बुक एक डे बुक होती है, डन है, मतलब कैश हर दिन की बनती है, कैश किस दिन कितना आया, कैश किस दिन कितना गया, कैश कितना बच रहा है पर्टिकुलर डे में, ये डे बुक बनती है, हर दिन बनती है कैश बुक। देखिए रिसीट में वो डे बुक नहीं होती है, पूरे साल भर की होती है, इसमें डेट का कॉलम होता है, इसमें डेट का कॉलम नहीं होती, पूरे साल भर में कितना आया कहाँ गया, पूरे साल भर का खाता ही है। जबकि कैश बुक क्या है, हर दिन की होती है, समझ गए। आता इधर भी वही है, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, पैसे का आना डेबिट, जाना क्रेडिट, यहाँ पर वही है, डेबिट वोट रिसिप्ट, क्रेडिट वोट गोज आउट, पेमेंट्स, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, रिसिप्ट देंगे पैसा आएगा, बोलो आइए ना, लॉजिक वही है, कम्स इन गोज आउट वाला, बट अंदर ये कि हर दिन बनती है, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, पर डे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएंगी। यहाँ पे गिनी चुनी ट्रांजेक्शन होते हैं, पूरे साल भर का एक ही खाता बन जाता है, क्योंकि गिनी चुनी ट्रांजेक्शन है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, बोलो आइए ना। लेकिन मैंने आपको बता दें कि एनजीओ भी कैश बुक बना सकते हैं अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, बोलो आइए ना। अब मुझे बताओ, हमारा पैसा दो जगह हो सकता है, या तो कैश में या बैंक में, बोलो आइए ना। अब पैसा कैश में या बैंक में हो, हमारा पैसा क्या होता है, हमारी एसेट, एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट, जिसका नेचर डेबिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी दीदी, ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस होता है दीदी, क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, बीडी बैलेंस। हाँ है ना, तुम्हें कैश का दे रखा है, तुम्हें बैंक का दे रखा है, यहाँ पे लिख देना एक बार में, कैश का और बैंक का। मेरी बात क्लियर हो गई। जबकि तुम्हें याद होगा कैश बुक के अंदर क्या होता है, कैश कॉलम बैंक कॉलम अलग अलग होते हैं, कैश कॉलम बैंक कॉलम अलग अलग होते हैं। मेरी बात क्लियर, ये नहीं पता है, नहीं पता, काउंटर एंट्री क्लियर ही नहीं है, कैश कॉलम बैंक कॉलम अलग अलग होते हैं, क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग नहीं होते भैया, एक बार में क्लब करके दिखाते हैं, कैश और बैंक एक बार में। आया दीदी, क्लियर है, चलो जी। अच्छा ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि अगर बीडी उधर है तो सीडी इधर होगा, बैलेंस सीडी, क्लियर ही नहीं है। इसे दीदी क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, साल के शुरू का पैसा, साल के एंड का पैसा। बेटा क्लियर है सारे बच्चों को, सर 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 सर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, हो सकता है। ओवरड्राफ्ट का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, जिसका नीचे क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी बाय बैलेंस बीडी। लेकिन ओवरड्राफ्ट किसका होता है, बैंक का, कैश तो उधर ही आएगा, बैंक इधर आ सकता है अगर ओडी है तो, बैंक इधर आ सकता है अगर ओडी है तो, यही बात क्लियर है, बट जनरली मिलता नहीं है। बताओ ये क्या है, ये क्या, ये किस बेस पे काम कर रहा है, ये कैश बेसिस पे काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, कैश बेसिस अकाउंटिंग पे काम कर रहा है। अरे बोलो आइए ना, कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या है, पैसे का आना और पैसे का जाना दिखेगा, पैसे का आना और पैसे का जाना दिखेगा, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, डेबिट वोट क्रेडिट वोट, क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है। जब भी पैसा आएगा तुम क्या करोगे, डेबिट टू कैश इनफ्लो, कैश
इनफ्लो, यानी कि डेबिट व्हाट, सही कह रहा हूं? और यहां पे क्या लिख दूं, बोलो, बाय कैश आउटफ्लो, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। साइन क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना। अब कॉमन सेंस लगाओ। देखो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, याद रखना पैसा किसी भी ईयर का आ सकता है। बोलो प्रीवियस ईयर का, या करंट ईयर का, या सक्सीडिंग ईयर का। समझते हो? पिछले साल का, इस साल का, या आने वाले साल का। ऐसे ही पैसा किसी भी ईयर का जा सकता है। पिछले साल का जा रहा है, करंट ईयर का जा रहा है, या सक्सीडिंग ईयर का जा रहा है। बोलो हाँ या ना। आओ थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं। भैया हमें पैसे तो चाहिए, पैसा आना पैसा जाना। पैसा किसी भी ईयर का तो आ सकता है। पिछले साल का पैसा आना था मेंबर से, कुछ मेंबर ने नहीं दिया, उन्होंने इस साल दे दिया, तो पैसा तो आ रहा है ना। आने की एंट्री इस साल लगेगी क्योंकि इस साल आ रहा है, बट है वो पैसा प्रीवियस ईयर का। इस ईयर का पैसा इस ईयर में आ रहा है, या किसी मेंबर ने एडवांस मेंबरशिप फीस पे कर दी आने वाले साल की, तो पैसा तो इसी साल आ रहा है ना। जिस साल मतलब पैसा किसी भी ईयर का आ सकता है, जब आएगा एंट्री में लगा दूंगा। बोलो हाँ ये ना। पैसा आ रहा है, किसी भी ईयर का आ रहा है, आ सकता है। पैसा जा रहा है, करंट ईयर के खर्चे थे, पे कर दिए। कुछ खर्चे पिछले साल के बकाया थे, वो पे कर दिए, मतलब पिछले साल का पैसा जा रहा है इस साल। या कुछ खर्चे एडवांस पे कर दिया, आने वाले साल के खर्चे पहले ही पे कर दिए, आने वाले साल का पैसा जा रहा है पैसा। क्लियर ही नहीं है? तो पैसा किसी भी ईयर का आ सकता है, किसी भी ईयर का जा सकता है। डाइजेस्ट है मेरी बात? किसी के मन में ऐसा तो सवाल नहीं है ऐसे कैसे, करंट ईयर में तो करंट ईयर का ही जाता है, करंट ईयर में तो करंट ईयर का ही जाता है। ऐसे मन में सवाल तो नहीं है कि करंट ईयर में तो करंट ईयर का ही आएगा, करंट ईयर में तो करंट ईयर का ही जाएगा, प्रीवियस सक्सीडिंग होते ही नहीं है। किसी के मन में ऐसा डाउट है? पैसा किसी पैसे आ रहा है, आने से मतलब जा रहा है, जाने से मतलब किसी पेड़ का आ सकता है, किसी पेड़ का जा सकता है। दूसरी बात समझ लें लाला जी, कैश के नेचर दो होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है तुम्हारी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसे रेवेन्यू नेचर का पैसा या कैपिटल नेचर का पैसा भी कह सकते हो। सर रेवेन्यू नेचर का पैसा कौन सा होता है? वो पैसा जो बार 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 आता है, रिकरिंग नेचर का होता है। और ये कौन सा नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का। सर एक एग्जांपल देके बातों की पुष्टि करोगे? मैं एक एग्जांपल देके क्या दो एग्जांपल देके बातों की पुष्टि कर देता हूँ। हाँ है ना? मैंने लोन लिया, तो लोन लेने से पैसा तो आएगा, आएगा पैसा आएगा, लेकिन वो क्या बार बार आता है? कैपिटल रिसिप्ट है। हाँ है ना? क्लियर है ही नहीं है? डरे मेरी बात? क्लियर है? किसी मेंबर ने लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दी, क्या पे कर दी? लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दी किसी मेंबर ने, लाइफ टाइम की पे, तो वो भी कभी कभार है, वो भी एक ही बार आती है, क्या होगी वो? कैपिटल रिसिप्ट। बोलो हाँ ना? लेकिन डोनेशन नॉर्मली, जैसे मंदिर है, मंदिर में डोनेशन आती है, बार बार आएगी, रिकरिंग नेचर की है। बोलो हाँ ये ना? मंदिर के मेंबर्स पैसे देते हैं, एनजीओ के मेंबर हर साल पैसा देते हैं, मेंबरशिप का पैसा जो हर साल जाता है वो बार बार आएगा, रेवेन्यू नेचर का पैसा है। बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है? आपको वो बताऊं क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि रेवेन्यू नेचर से एक कंपनी की क्या पैदा हो रही है, सॉरी एक एनजीओ क्या पैदा हो रहा है? इनकम। लेकिन कैपिटल नेचर से क्या पैदा हो रही है भाई? लोन लेना लायबिलिटी तो हो गया। बोलो हाँ या ना? अगर किसी मेंबर ने लाइफ टाइम फीस पे कर दी, इसका मतलब क्या है कि वो एनजीओ लाइफ टाइम उसे सर्व करेगा, तो उसका जो पैसा वो एनजीओ के लिए क्या बन गया? लाइफ टाइम की लायबिलिटी बन गया। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है ये नहीं है? तो पैसा किसी भी नेचर का हो सकता है, बस पैसा आ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर को या कैपिटल। बोलो हाँ या ना? ये पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ये नहीं है? कि सर ये बात क्लियर होगी जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा आएगा, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का, सक्सीडिंग ईयर का हो, चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो। आया सही में नहीं आया? पैसा जा सकता है, बताओ किसी नेचर का?
रेवेन्यू नेचर की पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट्स कह दो, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर। बात वही है मेरे बेटे, यहाँ पर भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे एनजीओ के अंदर कुछ 2-4 बंदे काम करते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है, बार बार जाएगी सैलरी, रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन एनजीओ ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो एक ही बार एसेट क्रिएट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये जो कैपिटल नेचर का पैसा होता है कभी कभार जाता है, इससे क्या क्रिएट हो रही है एनजीओ की, एसेट्स। लेकिन इससे क्या पैदा हो रहे हैं, एक्सपेंस। बोलो हाँ या ना। आप थोड़ा प्रकाश और डाल दे दो इन बातों पे। तुमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, दोनों शब्दों में अंतर है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। अगर मैं बोलूँगा ना ये एक्सपेंडिचर है, ये जो पैनल है ये एक्सपेंडिचर है, मतलब मेरी एसेट है, लंबे समय तक मुझे बेनिफिट देगी। एक्सपेंस सिर्फ 12 महीने तक मुझे बेनिफिट देगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये नहीं है? क्लियर ही नहीं है। जैसे ऑब्वियस बात है, मैंने यहाँ का बिजली का बिल पे करा तो महीने भर ही बेनिफिट मिलेगा उस बिजली के बिल का, कॉमन सेंस है ना। बोलो हाँ या ना। लेकिन एसी का बेनिफिट तुमसे पहले वाले बैच नहीं पढ़ा, तुम भी पढ़ रहे हो और भी बैच पढ़ते हैं, आने वाले साल के बैच पढ़ेंगे। तो एसी का बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, वो एक्सपेंडिचर है। कैमरा, माइक, ये पैनल, ये फर्नीचर, ये क्या है, सब एक्सपेंडिचर्स है। आया? क्लियर है ही नहीं है? ठीक है, क्लियर है ना। तो यानी कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं वही एसेट होते हैं हमारी, जो लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, और जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं ना उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? तो क्या समझे, पैसा जा रहा है चाहे वो किसी भी ईयर का, प्रीवियस ईयर का, सक्सीडिंग ईयर का, करंट ईयर का, या रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? था, आया, गया, बचा, डन है मेरी बात? यहाँ तक की कहानी में किसी को मुझसे कुछ पूछना चाहना है तो बताऊँ। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पर क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आपको ये बनाना है। आपको ट्रायल बैलेंस ही मिलेगा, आपको ये मिलेगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। लाला जी अब आ जाओ। मेरा मेन मकसद बैलेंस शीट नहीं है, मेरा तो मेन मकसद क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताना। क्लियर ही नहीं है? मैं तुम्हें अभी ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि तुम इस चैप्टर का मकसद क्या है, तुम पढ़ोगे क्या, मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्या साइकोलॉजी के साथ तुम्हें काम करना है। ये है कहानी जो नहीं पता होती, और जब ये नहीं पता होती तो बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, इधर देखो क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर क्या लिख देंगे, वही सेम, फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होगा, डेबिट। तो जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ डेबिट, और इनकम क्रेडिट, क्योंकि इनकम क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। बात क्लियर हो गई? अरे बोलो हाँ ये ना। अब इसको समझाने से पहले फिर मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे। किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। अभी क्या है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, जो मैंने समझाई थी तुम्हें ट्रेडिंग पैनल में भी, कि भाई यहां पर क्या चलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है। समझाया था? और मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं, एक तो है तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, और एक और कौन सा तुम्हारा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। याद है? मैंने बोला था ये दोनों फॉलो कर लो, ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग तो है ही एक्रूअल। अब सुनो,
ये अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है कि आप ये किसी पर्टिकुलर ईयर का बनाओगी। दीदी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2025, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो अकाउंट बना रही हो वो 24-25 का बना रही हो। ये वाली बात क्लियर होती है? 24-25 का बना रही हो आप ये अकाउंट, ये वाली बात डाइजेस्ट होती है सारे बच्चों को। मतलब 12 महीनों का अकाउंट है, ये है तो वही 12 महीनों का, क्लियर है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब है, आप ऐसे समझो, अभी मैं फॉर द टाइमिंग इनकम एक्सपेंडिचर ना बोल के प्रॉफिट लॉस बोल रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट या लॉस निकालना। बोलो हाँ ये ना। प्रॉफिट लॉस क्या बताता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट करता है कि उन 12 महीनों में धंधे ने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया। धंधे ने प्रॉफिट कमाया तो परफॉर्मेंस अच्छी है, धंधे ने लॉस कमाया तो परफॉर्मेंस गंदी है, बेकार है। बोलो हाँ ये ना। अब ऑब्वियस बात है, अगर मुझे 12 महीने की परफॉर्मेंस देखनी है, 12 महीने का प्रॉफिट लॉस देखना है, तो 12 महीने चाहिए पहले बात। तो मैं किसी पर्टिकुलर ईयर का बनाऊंगा और 12 महीनों की इनकम दिखाऊंगा, सिर्फ उन 12 महीनों की, और उन्हीं 12 महीनों का क्या दिखाऊंगा? खर्चा। तो 12 महीनों का मतलब क्या है? मतलब जो मेरा प्रेजेंट ईयर है, दैट मीन माई करेंट ईयर। मतलब मैं उसी करेंट ईयर से कनेक्टेड इनकम और उसी करेंट ईयर से कनेक्टेड क्या दिखाऊंगा? इनकम एक्सपेंसेस दिखाऊंगा। बोलो हाँ ये ना। इनकी यहाँ पर प्रीवियस ईयर और सक्सीडिंग ईयर आने वाला, यहाँ पे कोई सा भी डेटा प्रीवियस ईयर का सक्सीडिंग ईयर का नहीं दिखेगा। तो इनकी पहली बात हमें क्लियर हो जाती है कि सिर्फ करेंट ईयर का ही इनकम दिखेगी, करेंट ईयर का एक्सपेंस दिखेगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग ईयर का कोई स्थान नहीं है। ये वाली बात मेरी बात डाइजेस्ट होती है। दूसरी बात, जो भी दीदी मैं इनकम एक्सपेंस दिखाऊंगा वो किस बेस पे दिखाऊंगा? एक्रूअल बेस पे दिखाऊंगा। एक्रूअल बेस का मतलब क्या है? पैसा आया नहीं आया मैटर नहीं करता, इस साल का पैसा है दिखा दो। पैसा गया नहीं गया मैटर नहीं करता, इस साल का पैसा जाना चाहिए था दिखा दो। क्लियर ही नहीं है? तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ वही ट्रेडिंग पीरियड से ही। जैसे दीदी सैलरी की बात करते हैं, मुझे एम्प्लॉय को सैलरी 12 महीने की पे करनी चाहिए, बट मैंने 11 महीने की पे करी है, तो पैसा कितने महीने का गया है? खाली 11 महीने का। मतलब अभी तक मैंने 1 महीने की पे करी, तो 1 महीने की पे बनता तो है ना खर्चा, विच इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग खर्चा, ड्यू बट नॉट पेड वाला खर्चा। बोलो हाँ या खर्चा चढ़ तो गया ना। तो अकाउंट क्या कहता है? खर्चा तो 12 महीने का दिखा भाई, खर्चा पूरे 12 महीने का दिखाना है, चाहे पे कराओ या 11 महीने का तो दिखाना ही है, प्लस 1 महीने का जोड़ दे आउटस्टैंडिंग, और वो 1 महीने वाला कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी चला जाएगा। याद है ये नहीं है? डबल साइड इफेक्ट दे देते आप। बोलो हाँ ये ना, क्योंकि दिखाना तो पूरा पड़ेगा ना आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? ये नहीं है? सारे बच्चे बोल रहे प्लीज हाँ ये ना। ऑल डन? क्लियर है ना? मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या कर देना है कि एक तरीके से एक्रूअल बेसिस पे काम करना है। क्लियर है या नहीं है? आपने पे करा, पैसा आया नहीं आया दिखाना पूरा है 12 महीने का, लेकिन करेंट से कनेक्टेड। अब समझो मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है? तो यानी कि सुनो, यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ खर्चे कौन से दिखाने हैं? साईं कौन से? करेंट के खर्चे। बोलो हाँ या ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कौन से खर्चे? रेवेन्यू नेचर के। बोलो हाँ या ना। प्लस एक्रूअल बेसिस पे। क्लियर है? ही नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे इनकम कौन सी दिखानी है? करंट की दिखानी है, प्लस कौन सी? रेवेन्यू नेचर की, प्लस किस बेस पे? अब देखो समय आ गया चीज़ों को जोड़ने का। देखो अब मैं दीदी एक एग्जांपल बोल रहा था मैंने भी सैलरी वाला। बोलो आइए ना। मैंने सैलरी कितने महीने की पे करी है? सपोज मान लो कि मैं 1 महीने के 1000 रुपये देता हूँ, तो 11 महीने के कितने हो गए? 11,000 चले गए ना। अभी तो देखो पैसा जा रहा है आ रहा है? तो बताओ क्या तुमने सैलरी यहाँ दिखाई होगी नहीं दिखाई होगी? 11,000 देखो ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, आपने 11,000 पे कर दिए, खर्चा हो गया, तो सैलरी यहाँ दिखाई होगी बाय सैलरी के नाम से 11,000। बोलो हाँ ये ना। दीदी क्लियर है? बेहोश हो रही हो तुम तो, ठीक है? दीदी क्लियर है? 11,000 रुपये यहाँ तक। अब देखो अभी 11,000 जो सैलरी है ये कौन सा खर्चा है? बताओ, है तो करेंट का। बात करोगे? चलो एक काम और करते हैं,
मैं इसमें काम और करता हूँ, मैंने 11,000 तो वो थे, 2,000 के पहले पेंडिंग थे, मैंने वो भी पे करे, ठीक है, और 3,000 एडवांस पे कर दिए। तो कितना पे कर दिया टोटल मैंने? 15 नहीं लाला, 16 हो गया। देखो ना, 11 प्लस 2 पहले के और 3 आने वाले, 16,000 पे कर दिए अलग अलग एम्प्लॉय को। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16। लाला जी मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलो अब इसमें तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा 11 तो इस साल का था, 2,000 पिछले का पे करा हुआ है और 3 आने वाले साल का। ये वाली बात क्लियर हो गई? क्लियर है ही नहीं है? अब सैलरी कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है। तो मैंने क्या बोला, रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 सैलरी। क्लियर है? कितना? 16। लेकिन उइमा उइमा क्या हो गया? बाली उम्र में प्यार हो गया। ठीक है, मुझे तो सैलरी दिखानी है, कौन सी दिखानी है? करेंट ईयर की। लेकिन ये तो इस 16 के अंदर तो कौन सा है? प्रीवियस भी और तो बेटा मैं क्या करूं? जो इस ईयर का नहीं है हटा दूं ना। जब मैं 16 में से 2 और 3 5 हटा दूंगा तो 11 रह जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ यार, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ? मतलब मैं अपने प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे करेंट की अमाउंट चाहिए, बात खत्म। सैलरी रेवेन्यू नेचर का पकड़ लिया और करेंटर का पकड़ा, बोलो हाँ ये ना। अच्छा दूसरी बात, सैलरी करेंटर की कितनी पे होनी चाहिए थी? 12, पर मैंने पे कितनी करी? खाली 11, यानी कि 1,000 पेंडिंग है जो करेंटर की है, वो ऐड करूंगा। आया? तो कितना आ जाएगा अमाउंट मेरा? समझाने के चाह रहा हूं मैं कि कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे खर्चे दे रखे होंगे, लेकिन खाली वो खर्चे होंगे जिसमें पैसा गया है। तुम्हें उन्हीं खर्चों को उठा के यहाँ लेके जाना है, यहाँ से खर्चों को उठा के यहाँ लेके जाना है, बोलो हाँ या ना। और उन्हें यहाँ पे आके क्या कर देना है? एडजस्ट। जो इस ईयर का है वो ऐड करो और जो इस ईयर का नहीं है वो लेस करो, हटा दो। आया सही में? आया? सेम नेचर इनकम के अंदर भी करना है कि इनकम जो तुम्हें दे रखी है रेवेन्यू नेचर की, उन्हें उठा के यहाँ डाल दो। और जो अगर इनकम करेंट ईयर की है बट मिली नहीं है तो करेंट ईयर की ऐड करो, और जो करेंट ईयर का नहीं है उसे लेस कर दो। ये मकसद है हमारा। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है? एक बात ध्यान रखना, कौन सा खर्चा लेना है, कौन सी इनकम लेनी है? मतलब एक तो करेंट ईयर का लेना है, ऊपर से कैपिटल लेना, बुद्धि लगाओ, क्योंकि कैपिटल से क्या बननी है? क्या बननी है? और ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अच्छा, मतलब जो रेवेन्यू नेचर का आइटम है वो तो इनकम एक्सपेंस पैदा करें, उन्हें तो यहाँ पे देंगे, हाँ है ना, और उन्हें एडजस्ट करेंगे, करेंट का निकालेंगे, बोलो हाँ ना। और जो रेवेन्यू नेचर का मतलब कैपिटल नेचर का उनसे एसेट लायबिलिटी बनेगी, उन्हें बैलेंस शीट में ले जाएंगे। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई? ये मकसद है। मकसद क्लियर हुआ? सिर्फ रेवेन्यू नेचर, करेंट का, रेवेन्यू नेचर का आया। तो यानी कि अगर मैं इस पूरी कहानी को समझाऊं सिर्फ एक लाइन में, तो ये में तुम पता क्या सीख रहे हो? कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। धर्म परिवर्तन सीख रहे हो तुम यहां पर। मकसद ये है, समझ गए? बस निकालना वही है यहाँ पर, प्रॉफिट या लॉस। बस यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? प्रॉफिट आता है ना, क्या लिखोगे? सरप्लस। यहाँ पे क्या निकाल दोगे? आ गया। नीचे एक लाइन अच्छे पंक्तियां लिखी जाती हैं, क्या लिखते हैं? एक्सिस ऑफ इनकम ज्यादा है ओवर खर्चों से। आया भैया? प्रॉफिट कब आएगा, सरप्लस कब आएगा? ये इनकम ज्यादा है खर्चों से। और यहां पे क्या लिखोगे? बोलो, एक्सिस इनकम ओवर इनकम, खर्चे ज्यादा है इनकम से, खर्चे ज्यादा है एक्सपेंस से। तुम बावले हो गए हो, 8:30 से बैठे हो ना यहाँ? 8 बस, इसे तुम बावले हुए पड़े हो। आया? ये मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने समझाया,
ये मैंने बोला ना कि बैलेंस शीट ऑब्जेक्टिव, बैलेंस शीट नॉर्मल है, मेन पॉइंट हमारा क्या है, रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, समझ में आ गया, पेमेंट इनकी खर्चे, रिसीट इनकी इनकम, पे लो, यहाँ की सारी चीज़ यहाँ डाल दो, वहाँ की सारी उठा के यहाँ डाल दो और निकाल दो, वाह नंबर मिलेंगे बहुत बढ़िया। क्लियर है? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना। चलो अब हम बात करते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? इसके छोटे मोटे ट्रीटमेंट, जिसमें मेन 3 ट्रीटमेंट है। क्लियर? कितने ट्रीटमेंट है मेन? 3, सब्सक्रिप्शन, फंड बेसिस, कंज्यूमेबल आइटम। तो फटाफट से मैं बात करूंगा तुम्हारे सामने, पहला ट्रीटमेंट जो है तुम्हारा, क्या कर रही है, आवाज निकाल रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ शांत, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ, चलिए शुरू करें। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कंज्यूमेबल आइटम का मतलब सीधी सिंपल सी बात आप इतनी समझो कि नॉर्मली हम जिन खर्चों को पहली स्टेज में एक्सपेंस मान लेते हैं, कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट ये कहता है कि जब तक वो खर्चे कंज्यूम ना हो जाए तब तक वो खर्चे नहीं है, तब तक वो तुम्हारी एसेट है। एक छोटी सी बात मैं समझाऊँ कि बचपन में तुम्हें जब पेंसिल से लिखने का मौका मिलता था तो इंडियन पेरेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, पेंसिल बार बार नहीं खरीदते हैं, एक बार में एक डब्बा ले आता है पेंसिल का, 10 पेंसिल का डब्बा आता है, ठीक है, उनमें से तुम्हें एक पेंसिल निकाल के देते हैं। क्लियर है? नहीं है? साल भर में मान के चलो कि आपने 12 महीने 12 पेंसिल यूज़ कर लिया, सब मान लेते हैं, तो क्या वो डब्बा ख़त्म? नहीं, 12 तो नहीं, गलत बोल दिया मैंने। मान के चलो अगर आप एक पेंसिल 2 महीने भी एवरेज चलाते हो तो 6 पेंसिल आपने यूज़ कर ली। क्लियर ही नहीं है? तो क्या पेंसिल पूरी ख़त्म? कितनी बच रही हैं? 4। तो कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अगर मान लो एक पेंसिल 10 रुपये की आ रही है तो डब्बा 100 रुपये का आ गया, ऐसा मान लेते हैं, डब्बा 100 रुपये का आ गया। आपने साल भर में कितनी पेंसिल यूज़ करी? 6 पेंसिल यूज़ करी, 4 नहीं यूज़ करी, मतलब 60 रुपये की पेंसिल यूज़ कर ली, 40 रुपये की पेंसिल यूज़ नहीं करी। तो कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि 60 रुपये को तुम खर्चा मानोगे और इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चों में दिखाओगे, और क्योंकि 40 तुमने अभी तक कंज्यूम तब तो वो बैलेंस शीट की एसेट में नजर आती रहेंगी। जब कंज्यूम हो जाएंगी तब एक्सपेंडिचर आएंगी, एसेट से हट जाएंगी। आया सही मेरी? आया? ये है, थोड़ी बारीकी सी है। जबकि अगर देखा जाए तो एक ट्रीटमेंट ये भी कहता है अरे यार 100 रुपये की तो खर्चा है, ये कौन सी बड़ी चीज़ है, सही बात है नहीं है? एक बार में क्या मान लो, खर्चा मान लो पूरे 100 रुपये को ही, बोलो हाँ या ना? होता है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये 500 पेपर की रिम ला के दी आकर्ष ने, अब हो सकता है कि अब अगस्त तो आ ही गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बच रहे हैं, मानो 5 महीने पूरी रिम खत्म नहीं हुई है, क्लियर ही नहीं है, ठीक है तो 220 रुपये की, तो मैं क्या करूँगा, जितनी यूज़ कर ली वो मेरा खर्चा, जो यूज़ नहीं करी वो मेरी एसेट। एक तो तरीका ये कहता है, एक तरीका ये कहता है अरे 220 रुपये तो है, एक बार में क्या मान ले, पूरा खर्चा दिखा दे। कहाँ तक इसे रिकॉर्ड करता फिरेगा, कहाँ तक तू कैलकुलेशन वैल्यूएशन करता फिरेगा, इतना था, इतना रह गया, इतना बच रहा है, समझ गए? आप समझो, मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक वर्कलोड बढ़ रहा है, क्योंकि नॉर्मली वर्कलोड नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंस मान के आगे बढ़ गए, जितना यूज़ हुआ नहीं हुआ खर्चा हो गया, बात खत्म।
आया? मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। डन है बेटा? डन है? क्लियर है मेरी बात? सच में? तो जितना कंज्यूम पर मकसद, अब इसका सारांश क्या है? जितना मैंने यूज किया वो मेरा खर्चा, जो मैंने यूज नहीं किया वो मेरी एसेट। डन? चलो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन डैश, कैलकुलेशन ऑफ डैश, कंज्यूम्ड। अब इस डैश में तुम क्या लिखना? आइटम नेम। हाँ है ना? जैसे तुम्हें मिलेगी जो क्वेश्चन, जैसे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे शब्द दे रखे होंगे, किस चीज़ का होगा? क्लियर है? ये नहीं है? यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आप पहले ओपनिंग स्टॉक, मतलब पहले से कितना स्टॉक था। क्लियर है? ये नहीं है? जैसे मान के चलो पहले से 2 मैगी थी, किसके पास? यशिका दीदी के पास। यशिका दीदी ने मैगी परचेज करी, चाहे दीदी कैश में लाई या उधार में लाई, बोलो हाँ या ना? टोटल मैगी दीदी 10 लाई खरीद के, है ना? दीदी के पास क्लोजिंग मैगी थी 2, आई 10, बोलो हाँ या ना? हो गई 12, 12 में से 4 बच रही हैं, तो बताओ 8 मैगी क्या हो गई? कंज्यूम, बना के खा गई ये 8 मैगी। क्लियर नहीं है? हाँ या ना? तभी नींद आ रही है इसे, ठीक है? खाने के बाद, क्योंकि नींद आती है। अब ये जो कंज्यूम्ड है ये तुम्हारा खर्चा है, इसे क्या कर दोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट। अरे क्लियर है? ऑल डन? तो ओपनिंग स्टॉक एट परचेज, है ना? बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे तुम अमाउंट में दिखाओगे फिगर्स, किसमें? कितने रुपए का माल था, कितना कैश में खरीदा, कितना उधार में खरीदा। डन? लेकिन एक चीज़ और लेस करोगे, लेस सेल। कॉस्ट ऑफ सेल। मान लो एक मैगी जो थी 10 रुपए की आती है, मान लो, तो दीदी के पास 2 मैगी थी, मतलब 20 रुपए की मैगी थी। दीदी 10 पैकेट देंगी, 100 रुपए की मैगी खरीद के लाई, हाँ या ना? तो कितने हो गए? 120 रुपए की मैगी हो गई। अब दीदी जैसे रास्ते में आ रही थी, गली के बच्चे ने रोक लिया यशिका को और बोला, दीदी 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 क्या ला रही हो? यशिका ने बोला, मैगी। ठीक है? दीदी मेरे को भी खानी है, मेरे को भी खानी है मैगी मैगी मैगी। ठीक है? अपनी मम्मी से बोलो, खिलाएंगी। अपनी मम्मी से बोलो। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, अपनी मम्मी को बोलो, खिलाएंगी। नहीं दीदी प्लीज एक मैगी आप मेरे को बेच दो ना। जब मम्मी से 15 रुपये लेकर आ। कितने रुपये? मम्मी से 15 रुपये। दीदी को मैगी कितनी की पड़ी थी? और दीदी बेच कितने की रही है? मार्जिन है या नहीं है? कितने रुपए का? अबे परसेंट बता रहा है। 5 रुपये का। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, एक मैगी दीदी ने बच्चे को बेच दी, हाँ है ना? बेची नहीं, चिपकाई है। लेकिन अब देखो 10 की मैगी 15 की बिकी है, बट तुम यहाँ 10 लिखोगे, कॉस्ट लिखा ना, कॉस्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? कॉस्ट। लेकिन सर 5 का जो प्रॉफिट हो रहा है, 5 का जो प्रॉफिट हो रहा है
वो तुम्हारे इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में चला जाएगा। 10 यहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी इनकम है। समझ गए? और एंड में दीदी के पास मान लो 40 रुपये की मैगी बच रही है, 120 रुपये की मैगी थी, हाँ है ना। अब 120 रुपये 10 वाली मैगी दीदी के पास तो रही नहीं ना, मतलब अब वो मैगी किसके पास है? बच्चे के पास। खाएगा कौन? निकालेगा कौन? हाँ है ना। तो तुम दीदी बोलेंगे 120 में से 10 की तो मैगी है ही नहीं, बचे 110 की। मैं 110 में से दीदी के पास कितनी बची रही? 40। तो दीदी ने खाई कितनी? तो निकालेंगे भी 70। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है? ये हो गया फॉर्मेट। डन है? अब देखो, जो ये कैश परचेज होती है, तो कैश परचेज में क्या होता है? पैसा जा रहा होता है। पैसा जाना कहाँ दिखता है बताओ? बहुत बढ़िया। पेमेंट साइड ऑफ व्हाट? रिसिप्ट एंड। आया समझ नहीं आया? तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी कि तुमने कैश में परचेस करा है। अच्छा, क्रेडिट उधारी में परचेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट। क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो अब यहां पर क्या है, तुम्हें मैं नॉलेज दे दो किसकी? क्रेडिटर अकाउंट की या सप्लायर अकाउंट की। डन है? क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट की नॉलेज दे दो। पानी पिलाओगे जरा? जल्दी जल्दी फटाफट लिया पानी, फटाफट। पूरा भर के मत ले जाओ भाई।
चले, देखो जी अब हम बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट। अब मुझे पहले ये बताओ क्रेडिटर अकाउंट क्या होती है, मतलब क्रेडिटर क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का बाय बैलेंस बीडी, इसे बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर ही नहीं है? ये ओपनिंग कहाँ से मिलता है ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का डेटा। क्या होता है? प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होता है, जैसे तुम्हें ना 2 साल का डेटा मिलेगा, ऐसा मानो जैसे 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, तो प्रीवियस ईयर किसे मानोगे? 24 तुम्हारा मतलब जो बड़ा ईयर है वो करंट ईयर हो गया, और जो छोटा है वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो 31 मार्च 24 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का तो क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग ना। कॉमन सेंस आ गया? मतलब 31 मार्च 24 वाला डेटा ओपनिंग डेटा है हमारा, डन है, और 31 मार्च 25 वाला डेटा क्लोजिंग डेटा है हमारा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बी डी इधर तो सी डी इधर, ओ एथे आ क्लोजिंग पेंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वॉट एवर करंट ईयर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है क्या क्रेडिटर हमारी एसेट भी हो सकते हैं? बताओ हाँ या ना। क्या क्रेडिटर हमारी एसेट भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? अगर तुमने अपने क्रेडिटर को पहले पे कर दिया और उनसे माल अभी नहीं उठाया, तो हमने एडवांस पे कर दिया ना। आप सोचो मुझे सामान लेना होता है मान लो साई से, बट अभी तक मैंने सामान तो ऑर्डर कर दिया, बट मुझे अभी तक सामान मिला नहीं है, बट पेमेंट मैंने एडवांस मार दी है। तो एंट्री तो मैंने क्या बना दी? क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बना दी ना। एक्चुअली बंदा मेरा टेक्निकली क्रेडिटर मेरा बना ही नहीं है, बनने से पहले मैंने इसे डेबिट कर दिया है। बोलो हाँ या ना। तो क्रेडिटर हमारी एसेट हो सकते हैं कब? अगर मैंने उन्हें एडवांस पेमेंट डाल रखी है तो हो सकते हैं। मतलब ऐसे, अब क्रेडिटर कोई एक बंदा तो है नहीं, मल्टीपल बंदे होते हैं। तो कुछ ऐसे क्रेडिटर जिनसे मेरी उधारी चल रही है, कुछ ऐसे क्रेडिटर जिनसे मेरा एडवांस चल रहा है। बोलो हाँ या ना। तो एडवांस क्या होती है मेरी? एसेट। एसेट क्या होगा? डेबिट, जिसका नेचर उसका ओपनिंग बैलेंस भी ओपनिंग एडवांस प्रीवियस ईयर से आएगा। बी डी इधर और सी डी इधर, ओ एथे आ हंस ले वंश, हंस ले बेटा, मस्त कर रहा था ना। दांत दिखा, सब देखो दांत इसके। इसके हंसने का स्टाइल और सही है। नीचे गर्दन, कंधे ऐसे। चलो आगे चलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, जब क्रेडिटर को पे करेंगे तो पेमेंट करनी एंट्री अपन देख, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कैश बैंक, लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म हो गया कर दोगे डेबिट टू कैश या बैंक। वैसे इसके लिए सही शब्द बताओ क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्योंकि ऑब्वियस बात है जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट साइड में क्रेडिट होगा, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट आया। अरे क्लियर है? तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिलेगी, प्लस और माइनस करके यहाँ पे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे हम बोलते हैं परचेजेस। इसका मतलब है कि तुमने उधारी में कितना माल परचेज किया है। बोलो हाँ ये ना। मतलब ये मानो इतनी उधारी थी, इतनी उधारी बढ़ी, इतनी उधारी पे कर दी, इतनी उधारी बच रही है। ये ध्यान रखना, क्रेडिटर का मूल नेचर क्या होता है? लायबिलिटी का ही होता है जो तुमने बोला है। मतलब ये तो बी डी सी डी तो भी मिलेंगे ही, ये वाले बी डी सी डी होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना।
अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा है क्वेश्चन का क्रिएटर का ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि अरे ये ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा वाला है, ये वाला ओपनिंग है ये वाला क्लोजिंग है, कौन सा है भाई। अगर एडवांस वाला होगा तो क्वेश्चन बकायदा बोलेगा एडवांस वर्ड, पेमेंट मेड टू क्रिएटर इन एडवांस, ऐसे ही ये एडवांस क्रिएटर ऐसे शब्द यूज करेगा वो, तब इसको ओपनिंग क्लोजिंग मानना, अदरवाइज ये ओपनिंग क्लोजिंग जीरो मानना। अगर क्रिएटर का सिर्फ ये लिखा है क्रिएटर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 31 मार्च 24 31 मार्च 25 खाली लिखा हुआ है, तो तुम क्या मानोगे, मूल नेचर, उसका मेन नेचर लायबिलिटी वाला, ये वाला, क्योंकि ये नीड है हमारी, ये नीड नहीं है, ये होगी तो लिखेंगे नहीं तो जीरो मानेंगे। फॉर्मेट पूरा ये है। आया, अब यहाँ से परचेज मिल जाएगी, परचेज को उठा के कहाँ ले जाओगे, ऊपर यहाँ पे, और ये फॉर्मेट पूरा कर देना। आया, आ गया। अरे से क्वेश्चन छोटा आ सकता है, तेरे को एमसीक्यू में आ सकता है। आ गया, डन है कहानी। ये कॉन्सेप्ट है किसका, आपका कंज्यूमेबल आइटम का। क्लियर है। अब देखो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी बातें समझा देता हूँ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूँ, ये वाला कलर कर रहा हूँ, ये ओपनिंग, ये और ये। अभी जब तुम बड़े क्वेश्चन करोगे तब तुम सीखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना, मतलब यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनेगी। क्लोजिंग तो बनती है क्योंकि वो पार्ट ऑफ आंसर है, ओपनिंग बनाई जाती है। उसके पीछे कारण के आगे बता दूंगा। हालांकि कारण ये होता है क्योंकि इन क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं होती, कैपिटल निकालनी पड़ती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग एसेट दिखाते हैं, ओपनिंग लायबिलिटी दिखाते हैं। ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, एसेट में से लायबिलिटी हटा के क्या निकल जाती है, कैपिटल, वो ओपनिंग से निकलती है। समझ गए। तो देखो मैंने ये जो मार्क कर रखा है ना, ये वाला मार्क, ये वाला, ये वो डेटा है जो तुम्हारा कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये वाली बात सबको डाइजेस्ट हो गई, सबको क्लियर है मेरी बात। देखो स्टॉक कहाँ जाएगा, एसेट में, बोलो आएंगे ना। एडवांस एसेट हो गया, बट ये क्या है, लायबिलिटी। ये ओपनिंग लायबिलिटी, वो ओपनिंग एडवांस है। क्लियर है। अच्छा अब जहाँ पे मैं ये हरा वाला मार्क कर रहा हूँ, देखो ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग लायबिलिटी, और ये क्या हो गया, क्लोजिंग। अब ये वाला जो मार्क है ये कहाँ जाएगा, क्या ये नोट्स कंप्लीट समझ में आए या नहीं आए। ये मैं हालांकि बताता नहीं हूँ, मैं जब बड़ा क्वेश्चन करो तब समझाए दो, लेकिन मैंने तुम्हें एडवांस में बता देगी। कॉन्सेप्ट को जब लिखोगे तो समझ समझ के लिखना, नहीं तो बेटा बेकार है मेरा लिखवाना कॉन्सेप्ट, और तुम्हारा समझना मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, दो बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, क्लोजिंग वाली तो बनती है क्योंकि वो तो नीड है, वो तो आंसर का पार्ट है जो हम ऊपर बात कर रहे थे। ओपनिंग बनाई जाती है टू फाइंड आउट कैपिटल। सर अगर क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी हो तो मत बनाना ओपनिंग, तब ओपनिंग वाला डेटा सारा बेकार है हमारे लिए, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है, क्योंकि हमें कैपिटल गिवन है। समझ गए, आ गया। ठीक है, एक ट्रीटमेंट और पढ़ा दूं। ठीक है, आ जाओ। ऐसे को देख रहा है, देखो ऐसा है, मैं ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ आपको, अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे हम। बात क्लियर हो गई। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ये तीन ट्रीटमेंट और तीनों के क्वेश्चंस, खत्म। ठीक है, फिर क्या बात है दीदी, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। बस भाई आज साइन ने अल्टीमेटम दे दिया इसलिए बस। ये देख, तुमने भी देखा भाई इसको, इसका स्टाइल। ए भैया मान जाओ। ऐसी हो रही, देख बात मेरे देखो, उसके देख लो। हैंस प्रूव्ड, मेरे बाल देख लो, इसके बाल देख लो, ऐसी हो गई इसकी। सभी जाएंगे। मेरे भी नहीं, पढ़ो।
चलो चुप हो जाओ। ओके शट अप। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो वैसे तो सब्सक्रिप्शन को हम नॉर्मली कहते हैं एक तरीके से मेंबरशिप फीस, क्लियर ही नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, सब्सक्रिप्शन की मेंबरशिप फीस दो तरीके की हो सकती है अगर मैं बात समझाने बैठूँ। एक हो सकता है कि आपका सब्सक्रिप्शन है लाइफ टाइम, होता है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, तो आप इसे क्या मानोगे, कैपिटल नेचर का। कॉमन सेंस हो गया, क्या मानोगे, कैपिटल नेचर का। और इसको ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, ठीक है, कहां पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, समझ गए। लेकिन अगर ये रेवेन्यू नेचर का है, मतलब नॉर्मल है, समझ गए, मतलब बार बार मिलता है सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या है, ये तुम्हारी इनकम कहलाएगी एक एनजीओ की, क्योंकि बार बार मिल रही है, बोलो हाँ या ना, तो ये इनकम साइड में जाएगा। क्लियर है। यहां पे जो मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। लाइफ टाइम वाला अगर होगा तो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन नहीं बता रहा तो तुम यही मानोगे और ट्रीटमेंट लगाओगे। मेरी बात क्लियर होगी दीदी, सारे बच्चों को क्लियर है मेरी बात। चलो अब बातों को समझाने का प्रयास। ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट चाहिए, ले लो। हाँ हाँ, सर में फीवर हो रहा है, भैया खाना नहीं खा रहे हैं। मेरे को क्या मेरे नाम पे बदवा लगी। भैया खाना वाना नहीं खा रहे हैं। ये तो ऐसे करता है। मेरे नाम पे ये बोले बैठे हैं आप। भैया पहले ईगो फिर लॉ। बेटा टाइम मेरे को इतना दिया कहाँ यार, मेरे को 2 घंटे पढ़ाने का टाइम हो रहा है, तुम समझ रहे, मेरा भी यार, मुझे भी समझो ना, मुझे भी आपका सब्जेक्ट क्लोज करके आगे पढ़ना है, फिर इसको भी समय देना है, ये समझो। इसका भी थोड़ा बहुत रह रहा है ना, इसका अलग है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर। चुप हो जा। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और सक्सीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और सक्सीडिंग ईयर। जैसे मैंने मान लिया दीदी रोना नहीं है, नहीं ना बेटा रोना नहीं है, अच्छा जल्दी ऑफ कर दूंगा, बस एक और ये वाला ट्रीटमेंट पूरा पढ़ा दूँ, इसे समझ लो, इसके बाद वाला नहीं पढ़ाने का, ठीक है। इसके बाद वाला पहले अगले क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन आप इसको रिकॉल करके अच्छे से आना, तभी आपको फिर आने वाले चैप्टर क्लियर, मतलब क्वेश्चंस क्लियर होंगे, नहीं होने के क्लियर, ठीक है। मान लीजिए 2024 और 25 है, इसे बोल दो 2023 और 24, आने वाला साल क्या होगा, 25 सही बात है। चलो यानी कि साइंस का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, और यहाँ से 1 अप्रैल 23 से, 24 और यहाँ से 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। डन है, डन। चलो तुम्हारा जो करंट ईयर है, तुम्हें ना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा वो करंट ईयर का मिलेगा, सही बात कह रही हूँ दीदी। अच्छा
अब ये डेबिट साइड है, डेबिट वोट कम्स इन सब्सक्रिप्शन के थ्रू एक एनजीओ को पैसा आता है, क्लियर है नहीं है? जब लोग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेते हैं, सपोज मान लो सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए है, कितने रुपए है? 1 लाख रुपए है। अच्छा, ये बात मैंने अभी ऊपर वाले लेक्चर के अंदर बताई है कि इस 1 लाख में प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट हो सकता है, करेंट ईयर का भी हो सकता है और आने वाले साल का भी हो सकता है। बात मैंने बोली आपको, बोलो हाँ या ना? ठीक है। आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा था, मान के चलो 10,000 रुपये, एडवांस दे रखा था सपोज मान के चलो 15,000 रुपये। आपको करेंट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है सपोज मान के चलो 20,000 रुपये, और एडवांस आपको दे रखा है सपोज मान के चलो 8,000 रुपये। डन है? क्लियर है? चलो देखो, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है। सही कह रहा हूं ये वाली बात? तो बेटा मैंने क्या बोला था कि यहां पे जो इनकम आएगी वो खाली कौन सी ईयर की आएगी? किस नेचर की आएगी और किस बेस पे आएगी? याद आया? ये 3 बातें ध्यान में रख के मैं अमाउंट निकालूंगा। यही 3 अमाउंट रख के मैं अमाउंट निकालूंगा। हाँ जी, अच्छा, सेम पार्टी। तो मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? डबल ट्रिपल कर दूं 50। अच्छा 200 100 कह रहा है तू, हैं? ठीक है, डाल दे, बात कर ले तो भाई, ठीक है ना? और पेन नहीं मंगाने? चलिए ये वाली बात मैं कर लेता हूँ। मेडल शीट्स आ गई? चलो, फ्राइडे कह रहा था, चलो हाँ जी। चलिए सब्सक्रिप्शन। अब पहले तो तुम क्या करो, जो तुम्हें दे रखा है 1 लाख रुपए, उसे उठा के पेल दो, यहाँ पर पेल दिया। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। मुझे बताओ, ये पिछला साल है, मतलब पिछले साल के एंड में इतना आउटस्टैंडिंग रह गया, इसका मतलब समझो। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ, वैसे तुम्हें पता होगा लेकिन फिर भी नहीं पता तो मैं बोल दे रहा हूँ कि एटलीस्ट बात क्लियर हो जाएगी। देखो, एक तो होता है मेरे बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक होता है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम। दोनों में अंतर है, पता है? इसे तो तुम बोलते हो ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा बनता है पे नहीं करा, दिस इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। सही कह रहा हूं? बट इनकम को तुम क्या बोलोगे? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बनती है मिली नहीं है, दिस इज योर एसेट। मुझे इतना बताओ, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम। पेपर खोलना, कमल आंटी है ना? चलो बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम एक्सपेंस है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए तुम्हारी रीडिंग अप्रोच क्या रहेगी? इसे तुम एक्रूड भी कहते हो। एक्रूड याद आया नहीं आया? क्या कहते हो आप इसे?
ऑन बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव, बात एक ही है। एक ही बात। डन है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि दिमाग लगाओ दीदी, वो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल मिलना चाहिए था, पिछले साल तो कब मिलेगा, इस साल। यानी कि दीदी मैं ऐसे कह सकता हूं, यानी कि दीदी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो एक भाड़ में जानते से, जब भी तमीज से बनता ही ना है, जब भी बनाओ। हाँ जी, तो दीदी क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो 10,000 रुपये इसके अंदर इंक्लूडेड है करेंट ईयर में, मतलब वो पैसा जो करेंट ईयर को प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था, प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, तो कब मिलेगा, इस ईयर में। अरे बोलो हाँ या ना बेटा, तुम हैरी पॉटर वाली हरकतें कर रहे हो मेरे आगे कि मतलब मच्छर फेंक रहे हो मेरे ऊपर अब कि बैच ओवर करना है कि नहीं। कह रहा स्टिंग बिलीस ने। चलो हाँ जी, बात क्लियर हो गई। तो 10,000 रुपये पिछले साल के थे, नहीं मिले थे, इस साल मिले होंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस 1 लाख के अंदर पिछले साल का 10,000 इंक्लूडेड है। और जब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, खाली करेंट का, क्या कर दूँ, माइनस, यानी कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला कितना, 10। अच्छा अभी वाला पकड़ो आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग कौन सा है, 20,000 रुपये जो करेंट ईयर में मिलने चाहिए थे, करेंट ईयर में नहीं मिले, है तो करेंट ईयर का इस ईयर की इनकम, तो क्या कर दोगे, ऐड। क्या मैंने वही नियम लगाया कि जो इस ईयर का नहीं है हटाओ, जो इस ईयर का है लगाओ, सही बात है, क्लियर। अब बात करते हैं एडवांस की। पहले मैं एडवांस वाला पकड़ दूं। एडवांस का मतलब क्या हुआ, पहले से ही मिल गया सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने मुझे एडवांस फीस दे दी ऐसा मानो। अब मुझे बताओ एडवांस किस ईयर का होता है, आने वाले साल का एडवांस होता है, आने वाले साल का। क्या मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ जो एडवांस करेंट ईयर में आया होगा वो किस ईयर के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब ये वाला जो अमाउंट है 8,000 वो इस वाले ईयर का है, मतलब इस साल का तो नहीं है। अब मुझे बताओ जो तुम्हें इस साल 1 लाख रुपए मिले हैं, ऐसा कह सकता हूं उस 1 लाख में 8,000 रुपए इस साल के नहीं है, अगले साल के जो 1 लाख रुपए मिले हैं एडवांस मिला हुआ है ना। अरे आया, आ गया, तो लाला जी क्या करें, माइनस माइनस एडवांस करेंट ईयर, 8,000। करेंट ईयर लिखना, करेंट ईयर का एडवांस आने वाले साल का होता है 8। लेकिन दीदी जो एडवांस पिछले साल आया होगा वो किस ईयर का है, इस ईयर का, तो ये पैसा तो इस ईयर का है, तो क्या करूंगा, ऐड। अच्छा फिर एक बार समझो, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा ऐड और लेस, लेकिन और लॉजिक के साथ समझो। जिन लोगों ने पैसा पिछले साल ही पकड़ा दिया, बोलो हाँ या ना, क्या वो इस साल पकड़ेंगे, तो यानी कि इस साल 1 लाख के अंदर ही 15,000 इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन ये पैसा है तो इस ईयर का, आ पहले गया था, सही बात है, आया तो क्या कर देंगे, ऐड, एडवांस प्रीवियस ईयर कितना था, बस ये प्लस और माइनस करो फटाफट दे। 1,17,000 डन, ठीक है। देखो एक तो ये पैटर्न है कि आप इस पैटर्न को आपको दिमाग लगाना है, जिस ईयर का ऐड करो, नहीं है तो लेस करो। लेकिन एवरग्रीन मेथड जो है वो है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो क्या, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, ये ज़्यादा बेटर तरीका है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई चांस नहीं है, समझ गए। चलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारी एसेट, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम है बट मिली नहीं है, मतलब लेनी है,
लेनी है तो हमारी क्या बनी, एसेट। एसेट्स क्या होती है, डेबिट टू बैलेंस बीडी। क्या बोलते मेरे बेटा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ये ओपनिंग डेटा कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ईयर से। बीडी इधर तो सीडी इधर, बाय बैलेंस सीडी। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। अरे क्लियर है, अब बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दर है, 10, और यहाँ का कितना दर है, 20। बेटा कितना लिख दूँ यहाँ पे, 10, यहाँ पे कितना लिख दूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। अरे क्लियर है, एडवांस इनकम। ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, साई का मच्छर पे है। मुझे पता क्या लग रहा है, ये जो साई है ना, इसका आका है। कहाँ है, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड, और उसके साइड में अरे इधर देखो यार, एडवांस ओपनिंग 15 और क्लोजिंग 8। ओपनिंग 15, क्लोजिंग डन। मुझे बताओ जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो इनकम जब मिलती है तो क्रेडिट होती है ना, बाय कैश या बैंक। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिलेगी, रिसिप्टेंट। कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 1 लाख। इसे प्लस करो, उसे माइनस करो, करो 1,17,000। ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ गई कि इतनी तुम्हारी इनकम है। अब देखो यहाँ का डेबिट, यहाँ का डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, इनकम हो जाएगा। आया, अकाउंट ज़्यादा बेटर तरीका होता है। क्लियर है, बस तुम्हें एक बार थोड़ा ध्यान लगाना कि BDCD कहाँ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बस मुझे 1 मिनट दो, तीसरा कॉन्सेप्ट ही चालू कर देता हूँ। अरे छोटा सा है, फंड बेस अकाउंटिंग बहुत छोटा है। नमस्ते भैया। क्या कह रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, क्या कह रही है, ये चीजें से क्या बोल रहे हैं, ये बोलिए ना, सुनो मेरी बात, बस हो गया। अच्छा कई बार देखो, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं अकाउंट को बेटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने अकाउंट से ना इनकम एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट फाइंड करी थी, बट जरूरी कि अकाउंट से यही चीज़ फाइंड हो, सोचो नहीं, हाँ है ना। आंटी क्या बावली हो गई आंटी भाई ढूंढना शुरू कर दिया। सुनो, अकाउंट से तो कुछ भी मिसिंग फिगर फाइंड हो सकती है, सही बात है ये नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि तुम्हें ना हो सकता है CD अमाउंट निकालनी पड़ जाए या BD अमाउंट निकालनी पड़ जाए। तो देखो कई बार ना तुम्हें ऐसा बोला जाएगा कि देखो क्लब में इतने मेंबर हैं, सपोज 500 मेंबर हैं, और पर मेंबर का सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा तुम्हें, समझ गए। जैसे मान लो क्लब में 500 मेंबर हैं, हर बंदा 1000 रुपये देता है, तो एक ईयर का कितना कॉर्पस क्रिएट होता है, 5 लाख का। तो यहाँ में ये बात क्लियर होगी, 1 साल का ये 5 लाख रुपये बनेगा हमारा, मिले या ना मिले, इनकम तो 5 लाख की मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, एक्रूअल पे। मिला हो या नहीं मिला हो 5 लाख बनता है हमारा, 5 लाख ये बन गया हमारा। तो कई बार तुम्हें ये चीज़ दे रखी होगी तो मल्टीप्लाई करके ये वाली फिगर निकाल लेना, ये फिगर डायरेक्ट निकल जाएगी तुम्हारी। अब ये फिगर डायरेक्ट निकलने का मतलब ये है कि कुछ और चीज़ हमारी मिसिंग है। आया, अच्छा कई बार ऐसा भी एक पॉइंट दे रखा होगा, कई बार, हर बार नहीं, ये एडिशनल बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे बोलते हैं बैड डेट वाली अमाउंट। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब वो पैसा जो हमें पता है कि मिलने वाला नहीं है। अब दिमाग लगाओ, इधर देखो, इधर देखो, सपोज मान लो कि इधर 20,000 रुपये लिखे हुए थे, यहाँ से जाके तो यहाँ से
तू पढ़ेगा तू पढ़ेगा दिमाग खराब मत करो, देखो पढ़न जो ज्यादा नहीं बोलना सारे। बच्चों गाड़ी हटा लेना। अबे यार एक बार और कोई थैली लेके आया है? बैग में फेंक दो इसको। बाइक एक बच्चे बाइक बाइक किसकी है? बाइक मेरी भी आदर्श की है। एक बच्चे चले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी ले लो, वो फ्री है। तेरी वाली बाइक जैसी की है। बात हाँ बात है, तेरे पास पता नहीं इसमें कुछ आ गया। हेलो, हाँ जी नमस्ते। कोई मक्खी रहेगी, लगता मक्खी नहीं है। मैम कहाँ पर? हाँ जी, अरे क्लियर है? चलो इधर देखो, तो कई बार ना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20 और 5 लाख है, क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे कि 20,000 में से मतलब प्रीवियस ईयर की अमाउंट में से 5,000 मिलने वाले नहीं है, मतलब बैटेड हो गया। अच्छा जो बैटेड है वो नुकसान है ना, तो 20,000 को 20 में से 5,000 बाहर करने पड़ेंगे, तो डेबिट को बाहर करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। अरे बोलो आए ना, और 5,000 रुपये लिख देना जो मिलने वाला नहीं है, लॉस। अब यहाँ डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? डेबिट। भाई यहाँ तो सॉरी यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? डेबिट। और इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्या आते हैं? खर्चे, लॉस, नुकसान। आया समझ में? नहीं आया? दीदी क्लियर है? एक पॉइंट ये समझना, डन। दूसरी बात इधर देख लेना, ये जो क्लोजिंग वाला है ना, इसको मैं समझाऊंगा। इसे यहाँ पे यहाँ ये समझ लेना, इसे मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल आउटस्टैंडिंग, क्या बोला बेटा मैंने? टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना अमाउंट लेना बाकी है। ऐसी इसको मैं क्या बोलता हूं? बोलो, टोटल एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका और मतलब बताता हूं, अमाउंट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ करंट ईयर। भाई एडवांस का मतलब क्या है? कि वो पैसा जो आया तो इस साल है, आया इस साल है, बट वो मतलब इस ईयर से कनेक्टेड नहीं है, आने वाले सालों से कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत गहरा मीनिंग है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा छापा हुआ है मैंने, पता लगेगा तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, बाकी ये नॉर्मल है, इनमें मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, ये भी नॉर्मल है, ज़्यादा इनमें कुछ बोलने वाली बात नहीं, सिर्फ इनमें बताना होता है, इनमें बताना होता है और ये बताना होता है। क्लियर है? ये कंप्लीट फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।